Hi everyone, welcome back to the A to Z series for RBI Grade B. Today we are going to discuss about E for ESI and English. So in this A to Z series for RBI Grade B, we pick up one aspect which can be mapped to English alphabet. For example, from B we studied about books, from C we get to know about competition, from D we made a video on decoded syllabus, and today from E we are going to discuss about the strategy for ES and English. We have already made this video last year. Now we are updating it based upon the analysis of 2025 paper. So what we are going to cover in this video? First, we are going to discuss the weightage of static and current affairs in ESI paper of RBI grade B. Then what is the syllabus of ESI? How to prepare for ESI static, then ESI current को कैसे prepare करना है under objective and descriptive, and what are the skills required to be learned for you to perform good in ESI descriptive paper. ESI descriptive से बहुत लोग डरते हैं. फिर descriptive English क्या क्या syllabus है, कैसे ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए. तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गाइड बुक डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा. ये गाइड बुक में आरबीआई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट्स, हायरार्कीज, प्रमोशन, सैलरी, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, बुक लिस्ट जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है वो मिल जाएगी, और प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे. एंड दिस कैन बी डाउनलोडेड एट जीरो कॉस्ट. The link to download this is given in the description of this video. तो आप आज ही आप इसको डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको आरबीआई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगी, और आप आरबीआई के पेपर को क्रैक करने के लिए पीवाईक्यूज, डिकोडेड सिलेबस भी आपको मिल जाएगा. तो ईएसआई से शुरू करते हैं. व्हाट इज द वेटेज ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स इन ईएसआई पेपर? देखिए, ईएसआई में अगर मैं ओवरऑल बोलूं, पेपर 100 नंबर का आता है, उसमें से स्टैटिक का वेटेज अराउंड अबाउट 25% रहता है और करंट का 75%. मतलब पेपर करंट अफेयर्स हैवी है. अब इस 100 मार्क्स को हम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में डिवाइड कर सकते हैं. 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव. ऑब्जेक्टिव पेपर में 50 मार्क्स में से स्टैटिक का वेटेज बहुत कम है. इनफैक्ट 5 मार्क्स मैंने लिखा है, लास्ट 2 ईयर्स में ये 0 आ रहा है, और करंट का वेटेज 50 आ रहा है. मतलब फिर भी मैंने बैलेंस करने के लिए कि कभी कभार कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमने स्टैटिक को 5 मार्क्स डिनोट किए हैं. डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस करंट के आएंगे. सो इट्स लाइक 20 मार्क्स स्टैटिक, 30 मार्क्स करंट. तो जो ये स्टैटिक का 25% वेटेज बन रहा है, जो 25 मार्क हम कह रहे हैं स्टैटिक आ सकता है, वो ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव में ही देखने को मिलेगा. ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक पार्ट नहीं आता है. अब ईएसआई का सिलेबस क्या है? देखिए, ईएसआई का जो सिलेबस है वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम जीडीपी, एनएनपी, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं. इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे लिंक्ड है हमारी इकोनॉमी के साथ, ये सब हम पढ़ते हैं. ग्लोबलाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि कैसे इंडियन इकोनॉमी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिलेटेड है. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, कौन से इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो पॉलिसी मैटर्स पे काम करते हैं. रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे होती है डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे समिट्स वगैरह होते हैं. लास्ट यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जहां पे हम सोशल इश्यूज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो लास्ट यूनिट जो हमारा है वो सोशल इश्यूज पे है, ठीक है, और जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं ये हमारे इकोनॉमी पे हैं. इसीलिए इस सब्जेक्ट को ईएसआई बोला जाता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज. अब ईएसआई स्टैटिक, ठीक है, जो हमने ये देखा था, जो ईएसआई स्टैटिक ऑब्जेक्टिव में आता है और डिस्क्रिप्टिव में आता है, ठीक है, अराउंड 25 मार्क्स का. इसको हम कैसे प्रिपेयर करें? देखिए, अब सिलेबस जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया वो तो बहुत बड़ा है, बट अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये कोर टॉपिक्स भी हैं. अगर आपको ये समझ आ गए तो आप बाद में जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो बहुत आते हैं पेपर में, वो भी आप समझ पाएंगे. तो
तो ये इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, आप साथ में आरईसी, रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी ऐड कर सकते हैं। ये चैप्टर्स आपको ज्यादा प्रायोरिटी पे पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे अगर स्टैटिक आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि सर आपने बोल दिया ये चैप्टर्स पढ़ लीजिए, तो क्या बाकी सारे चैप्टर्स हम छोड़ दें? द आंसर इज यस एंड नो। देखिए, मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव एंगल से बोला कि स्टैटिक में अगर क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स में से आएंगे, बट क्या डिस्क्रिप्टिव के लिए भी ये क्या चैप्टर्स सफिशिएंट रहेंगे? अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो शायद आप इन्हीं चैप्टर्स में से कर लेंगे। जैसे 2023 में मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन आया था, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में है, आप वहां से कर लेंगे। फिर 2024 में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्वेश्चन आया था, जो आप यहां से कर लेते अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होता, तो वो भी हमारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में है। बट अब 2025 में क्वेश्चन आया था मल्टीकल्चरलिज्म पे। अब मल्टीकल्चरलिज्म मेरी इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट में नहीं है, बट मल्टीकल्चरलिज्म मेरे सिलेबस में है। सो द क्रक्स इज व्हेन यू आस्क मी कि सर हम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्या उन्हीं को करके जाएं? द आंसर इज हाँ, आप इनको बहुत अच्छे से कीजिए, बट बाकी चैप्टर्स को आप एक थॉरो रीड दे दीजिए, क्योंकि बाकी चैप्टर्स जो हैं उनमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो डिस्क्रिप्टिव आएगा, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको बहुत घुसकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट। अब करंट अफेयर्स मुझे कैसे प्रिपेयर करने हैं जो मेरे ऑब्जेक्टिव पार्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हाउ टू प्रिपेयर ESI करंट अफेयर्स दैट आर आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इसका वेटेज मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि अराउंड 45 या 50 मार्क्स के आपके आएंगे, ठीक है। अब इसमें 3 एरियाज मेनली पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, मैं आपको आगे बताऊंगा इनका क्या मतलब है। ESI रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो आपका ESI का सिलेबस है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, और तीसरा है रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इनका वेटेज मैंने 2025 में लिखा है, बट मैंने साथ में यह भी लिखा है कि दिस इज नॉट परमानेंट। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स 2025 में 21 नंबर की आई, अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये मात्र 8 नंबर की आई थी। रिपोर्ट्स 2025 में सिर्फ 6 नंबर्स की आई, 2024 में ये 35 नंबर्स की आई थी। ESI रिलेटेड करंट अफेयर्स यहाँ पे 13 मार्क्स के हैं, तो आई थिंक ये भी 7-8 मार्क्स के आए थे 2024 में। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो आपका ये वेटेज है जो मैंने 2025 के एंगल से लिखा है, ये परमानेंट नहीं है। अगले साल हो सकता है कि स्कीम्स 5 नंबर की आ जाए, रिपोर्ट्स 40 नंबर की आ जाए। तो आप वेटेज को देखकर मत डिसाइड कीजिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कवर दीज एरियाज। इसमें से जो ज्यादा आएगा, कम आएगा, आप सब वहां करके आइएगा। और 2025 में एक और बहुत ही अच्छी चीज या फिर शॉकिंग चीज देखने को मिली कि नॉर्मली इन 3 एरिया से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, ESI रिलेटेड करंट अफेयर्स एंड रिपोर्ट्स। बट 2025 में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे इनफैक्ट फाइनेंस करंट अफेयर्स से। मतलब एक सेबी की नोटिफिकेशन थी जो कि एक फाइनेंस रिलेटेड नोटिफिकेशन थी, उसमें से 9 से 10 मार्क का पेपर आया। बट एनीवेज, ये फाइनेंस करंट अफेयर्स हम FM पेपर के लिए करते हैं, तो वहां से लोगों ने कर लिए थे, तो अगर वो ESI में भी पूछे गए तो ज्यादा डर की बात नहीं थी। बट ये एक शॉकिंग ट्रेंड था कि फाइनेंस के करंट अफेयर्स ESI में पूछे गए। बट ये वन ऑफ दी थिंग हो सकती है। आपको इन 3 एरियाज पे फोकस करना है, और इन 3 एरियाज की वेटेज पे ना जाके तीनों एरियाज को इक्वल स्ट्रेस देके आपने पढ़ना है। अब ये 3 एरियाज गवर्नमेंट स्कीम्स के कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, मैं आगे आपको समझाऊंगा। फिर ESI रिलेटेड करंट अफेयर्स का मैंने कुछ लिखा है कि कैसे आते हैं, और लास्ट में रिपोर्ट्स हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट स्कीम्स को देखते हैं। तो चलो, गवर्नमेंट स्कीम्स देखने से पहले अब ये तीनों चीजें मुझे कितनी कितनी ड्यूरेशन की पढ़नी है। क्या गवर्नमेंट स्कीम्स मुझे 5 साल की पढ़नी है? क्या रिपोर्ट्स मुझे 2 साल की पढ़नी है? नहीं, यहां पे मैं यही बोलूंगा कि मिनिमम इज 6 मंथ्स, बट 9 मंथ्स इज आइडियल। मतलब इतना बढ़ जाएंगे तो सेफ रहेंगे। ESI रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी 6 मंथ्स इज मिनिमम, 9 मंथ्स इज आइडल। रिपोर्ट्स में 9 मंथ्स इज काइंड ऑफ ओके, बट 12 मंथ्स इज रियली आइडल। तो रिपोर्ट्स आप 1 साल के पढ़ जाइए। गवर्नमेंट स्कीम्स और ESI रिलेटेड करंट अफेयर्स आप 9 मंथ्स के कर ले तो अच्छा है, बट अगर टाइम कम है तो 6 महीने पढ़कर भी आप जा सकते हैं, बट उसमें रिस्क रहेगा। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपके एग्जाम में जनरली वो पूछी जाती हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे कि
इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड पास्ट में स्कीम्स पूछी गई हैं, मत्स्य संपदा योजना, पीएम किसान योजना क्यों पूछी गई हैं? बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में है। विमेन से रिलेटेड स्कीम्स जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वधा गृह पूछी गई हैं, क्यों पूछी गई हैं? क्योंकि जेंडर इश्यूज आपके सिलेबस में है। एनवायरमेंट से रिलेटेड स्कीम्स क्यों पूछी गई हैं? क्योंकि एनवायरमेंट आपके सिलेबस में है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप वही स्कीम्स पढ़िए जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, पेंशन मेरे सिलेबस से कैसे रिलेटेड है? सॉरी, पेंशन मेरे सिलेबस से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं पेंशन सोशल जस्टिस का भी पार्ट बनता है, तो पेंशन रिलेटेड स्कीम्स भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको वो सारी स्कीम्स पढ़नी है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस आए हैं 2025 में पीएम धान्य कृषि योजना पे क्यों पूछा गया? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र क्यों पूछा गया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें सारी स्कीम्स पढ़नी है जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड है। बट अब अगर आप जैसे एम्प्लॉयमेंट पे स्कीम्स देखेंगे तो शायद इंडिया में 150 स्कीम्स होंगी एम्प्लॉयमेंट पे। क्या आप ये सारी स्कीम्स पढ़ेंगे? आंसर इज नो। आपको स्कीम्स वही पढ़नी है जो सिलेबस से रिलेटेड है और पिछले 6 से 9 महीने में न्यूज में है, चर्चा में है। चर्चा में कैसे होंगी? नई लॉन्च हुई हैं, कुछ अपडेट हुआ है, स्कीम को बंद कर दिया गया है, कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है, किसी भी कारणवश जब वो न्यूज में है एग्जाम से 6 से 9 महीने पहले, तो आपको वो स्कीम पढ़नी है। और ज्यादातर न्यूज मतलब जो स्कीम्स चर्चा में होती हैं वो आपको पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो करके वेबसाइट है, उनमें जाकर देखिए कि आपके सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स न्यूज में है एग्जाम से 6 से 9 महीने पहले, और आप वो स्कीम्स पढ़िए। ठीक है, और स्कीम्स को करते हुए ये डायमेंशंस पे आपको फोकस करना है। कभी कभार नोडल मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं, स्कीम का लॉन्च ईयर पूछ लेते हैं, फंडिंग पैटर्न पूछ लेते हैं, बजट में कितना पैसा एलोकेट हुआ है ये पूछ लेते हैं। फंडिंग पैटर्न का मतलब है कि सेंटर और स्टेट में कितना कितना इसमें शेयर रहता है। ऑब्जेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। स्कीम्स की जो टारगेट बेनिफिशियरीज हैं वो कौन कौन है, क्या एलिजिबिलिटी है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इन सारे पैरामीटर्स को आप टॉप प्रायोरिटी दीजिए, इनको आप मत छोड़िएगा। अब बात आती है ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो ये वो करंट अफेयर्स हैं जो आपके फेज 2 के सिलेबस से रिलेटेड हैं। जैसे कोई समिट होता है इंडिया रशिया का, वो पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का पार्ट है, कोई भी समिट उसके अंडर आता है। वर्ल्ड बैंक में कोई डेवलपमेंट होती है, पूछी जा सकती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है। और ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहां पे भी अगेन आपके सिलेबस से रिलेटेड करंट अफेयर्स वो पूछेंगे। जैसे 2025 में इनफैक्ट कुछ इंडियन एग्रीकल्चर पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर आपके सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में एक कैटेगरी है जो फिक्स्ड सेट ऑफ रिपोर्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, नंबर 3 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, नंबर 4 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, नंबर 6 करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, नंबर 7 आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, नंबर 8 रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन दी बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये 8 रिपोर्ट्स हैं जो आपको मैं बिल्कुल पिन पॉइंट करके बता रहा हूं, आपको पढ़नी है। इसके अलावा कोई भी और रिपोर्ट हो जो आपके फेज 2 के ईएसआई के सिलेबस से मैच करती हो, वो भी आपने पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल अगर जेंडर इक्वालिटी पे रिपोर्ट आती है तो क्या आप वो पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि जेंडर इश्यूज आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर एनवायरनमेंट पे कोई रिपोर्ट आती है तो क्या वो आप पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझनी है कि जो ये वाली रिपोर्ट्स हैं, ये सिलेबस के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है। तो इस तरह तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप पॉवर्टी से रिलेटेड ही 10 रिपोर्ट आ रही हैं साल में, तो क्या आप 10 की 10 पढ़ेंगे? ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है?
आपको रिपोर्ट्स सिलेबस से रिलेटेड पढ़नी है, ठीक है, और दूसरा जो आपके एग्जाम से 6 से 9 महीने पहले रिलीज हुई हो वही पढ़नी है। मैंने टाइमलाइन बताई थी रिपोर्ट्स की 6, 9, 12, तो सिलेबस से रिलेटेड हो, रीसेंट हो, एग्जाम से पहले 9 या 12 महीने रिलीज हुई हो, और तीसरा किसी इंटरनेशनल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की हो, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, ओईसीडी, यूनेस्को, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएलओ, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं। अगर इनकी रिपोर्ट्स आपको दिखती है कहीं पे तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी पे रिपोर्ट रिलीज करती है जो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है तो शायद वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। इसी तरह नेशनल लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आ गया, तो इस तरह की, जैसे नीति आयोग भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है जो सिलेबस से रिलेटेड है, और 6, 9 या 12 महीने तक पुरानी रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था, तो ये क्यों क्वेश्चन आया था? क्योंकि ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जेंडर इश्यूज आपके सिलेबस का पार्ट है, और ये किसने रिलीज की? एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की, ठीक है। तो हम वही चीजें पढ़ेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत क्लैरिटी से समझा रहा हूं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स जो आती हैं, जैसे ये सारी रिपोर्ट्स जब आप पढ़ेंगे बड़ी बड़ी होंगी, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप इनकी समरी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में मिल जाती है या बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में मिल जाती है, या चैट जीपीटी से आप निकाल सकते हैं। बट आप बहुत डिटेल में मत जाइएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आई थिंक आपको मेन पॉइंट्स पता हो वही काफी रहता है। वैसे अगर कोई रिपोर्ट न्यूज़पेपर में कवर्ड है, अगर आप वही पॉइंट्स कर जाएं, एक दो न्यूज़पेपर्स में अगर वो रिपोर्ट कवर्ड है, दोनों न्यूज़पेपर्स में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर जाएं तो उतना काफी रहेगा। अब ईएसआई ऑब्जेक्टिव में करंट पार्ट कैसा आता है हमने डिस्कस कर लिया। 3 तरह का आता है, गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, ईएसआई करंट अफेयर्स आते हैं, या फिर रिपोर्ट्स आती हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे कि ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में किस तरह के करंट अफेयर्स मुझे पढ़ने चाहिए ताकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कर पाऊं। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जनरली या तो क्वेश्चन रिपोर्ट बेस्ड होगा, मतलब जो भी रिपोर्ट करंट अफेयर्स में रही है हाल फिलहाल में, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये वही रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताई थी, तो इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर एडिटोरियल्स। बहुत बार देखा गया है कि एडिटोरियल से उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और एडिटोरियल्स ईएसआई के लिए आपको दी हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ने हैं, बट वही एडिटोरियल्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अगर एडिटोरियल है डिफेंस पे, आप क्यों पढ़ेंगे? आपके सिलेबस में डिफेंस टॉपिक नहीं है। बट अगर एडिटोरियल है पॉवर्टी पे, आप पढ़ेंगे क्योंकि पॉवर्टी आपके सिलेबस का टॉपिक है, ठीक है। तो पहले अगर हम रिपोर्ट्स के बारे में देखें तो लॉजिक वही है, आप ये 8 रिपोर्ट्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इनमें से मैं दिखाऊंगा, पास्ट में करेंसी एंड फाइनेंस पे क्वेश्चन आ रखा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ रखा है, डिस्क्रिप्टिव वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ रखा है, और जो पॉइंट नंबर 9 है, आप इसमें वही रिपोर्ट्स पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं और ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज की है, ठीक है। और बड़ी रिपोर्ट्स को आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए कैसे पढ़ेंगे? आई थिंक उसके लिए आपको जीपीटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। बट आप उसको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ सकते हैं सिर्फ नंबर्स याद करके, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको चीजों को समझना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है, जैसे 2025 में एक क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट से। क्यों आया? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आपके सिलेबस से मैच करती है, ठीक है। और ये किसने रिलीज की थी? ये यूएन ने रिलीज की थी, तो यूएन एक बड़ी बॉडी है। अगर यूएन कोई रिपोर्ट रिलीज करता है तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस से तो ऑलरेडी मैच करती है। और ये कब रिलीज हुई थी? जुलाई 2025 को। आई थिंक जो आपका फेज 2 था वो कब था? आई थिंक दैट वाज इन दिसंबर, राइट। तो एग्जाम से 6 महीने पहले ये रिलीज हुई थी, तो टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जब आप करेंगे आपको पता लग जाएगा आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या क्या नहीं है। ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया था विमेन लेड डेवलपमेंट पे, तो इकोनॉमिक सर्वे तो हमारी लिस्ट में है ही टॉप पे कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। एक बार जेंडर इक्वालिटी पे क्वेश्चन आया था, ये यूएन की रिपोर्ट थी, तो जेंडर इश्यूज हमारे सिलेबस का पार्ट है,
ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसके नीचे आता है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। और यूनाइटेड नेशंस एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट्स हमें पढ़ने हैं। करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये मैंने अपनी लिस्ट में आपको पहले ही दिखाई थी, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट से आपको करना है। फिर ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था 2023 में, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं कि हमारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की लिस्ट में है। तो जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं इट्स बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स। अगर आप इस तरह से पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा पीस में रहेंगे, काफी ज्यादा आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे नॉन करंट अफेयर्स हो, डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए कुछ स्किल्स हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। सबसे बड़ी स्किल है रिकॉल वर्सेस रिकॉग्निशन। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि गूगल का लोगो कैसा दिखता है तो शायद आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कैसा दिखता है। बट अगर मैं आपको 4 लोगो दिखाऊं और उनमें से एक ऐसा लोगो हो तो आप फट पहचान देंगे कि ये गूगल है। तो देख के जब हम पहचानते हैं उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, बिना देखे जब हम उसको दिमाग में बिठाकर बाहर ले आते हैं उसको बोलते हैं रिकॉल। तो डिस्क्रिप्टिव में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स मैंने पढ़े थे, क्या क्या एरियाज मैंने पढ़े थे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको चीजों को रिकॉल करना पड़ता है। तो आपको अपनी रिकॉल एबिलिटी बढ़ानी है। रिकॉल एबिलिटी तभी बढ़ेगी अगर आप चैप्टर पढ़ने के बाद बिल्कुल अपनी पीडीएफ को बंद कर दें और खुद से स्क्रिबल करें कि मैंने क्या क्या एरियाज पढ़े, क्या क्या पॉइंट्स मैंने सीखे। उससे आपका एक्टिव रिकॉल बढ़ेगा। और इस तरह का आप कुछ माइंड मैप भी बना सकते हैं चैप्टर के ऊपर, जिससे आप रिकॉल तो सीखेंगे ही, साथ में बाद में रिवीजन भी आसान हो जाएगी। दूसरी चीज मैं बहुत बार देखता हूं कि काफी लोगों को स्पेलिंग्स आते हैं बट व्हेन दे टाइप ऑनलाइन वी टाइप रॉन्गली, क्योंकि वो कीबोर्ड पे गलत कीज प्रेस होते रहते हैं। बट आजकल क्या ट्रेंड है कि जैसे ही हम कुछ गलत टाइप करते हैं उसके नीचे ऐसे, मतलब आपने लिखा एनॉर्मस, ठीक है, तो आपने जैसे ऐसे लिख दिया तो वो नीचे रेड रेड आ जाएगा कि ये स्पेलिंग गलत है। आप राइट क्लिक कर कर ऑटो करेक्ट कर लेंगे, हमें वो आदत पड़ चुकी है, या वो अपने आप ही ऑटो करेक्ट कर देगा। बट एग्जाम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे एरर्स लिखेंगे तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट करेंगे। तो आपको बहुत कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है कि आप टाइप करते हुए क्या ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं। टाइपिंग स्पीड एक फर्दर स्किल है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑनलाइन होता है, पेपर बेस्ड नहीं है कि आपको पेपर पे आंसर लिखना है। तो टाइपिंग स्पीड होना बहुत जरूरी है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर गुड एट राइटिंग बट दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर पेपर बिकॉज देयर टाइपिंग स्पीड इज स्लो। चौथा, वर्ड लिमिट्स में लिखिए। आजकल मैंने सुना है काफी बार कि अगर जैसे वर्ड लिमिट 400 है, जैसे ही आप 400th वर्ड टाइप करते हैं आगे फ्रीज हो जाता है, यू आर नॉट एबल टू राइट फर्दर। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने वर्ड लिमिट रीच कर ली बट आंसर कंक्लूड नहीं किया, फिर आप आंसर्स को अरेज करेंगे, दोबारा लिखेंगे। तो आप पहले ही वर्ड लिमिट में लिखना सीखें सो दैट दिस काइंड ऑफ सिनेरियो डज नॉट अराइज। बाकी आप टॉपिक वाइज फॉर्डर जरूर बनाएं। डिस्क्रिप्टिव में मैंने लोगों से यही सुना है कि एक और प्रॉब्लम ये रहती है कि जब आपको करंट अफेयर्स इनकॉर्पोरेट करने होते हैं अपने आंसर्स में, डेटा इनकॉर्पोरेट करना होता है अपने आंसर्स में, देन देयर इज लॉट ऑफ डेटा, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड दैट व्हाट डेटा टू रिमेंबर एंड व्हाट डेटा नॉट टू रिमेंबर। देखिए, आंसर में जो आपको डेटा इनकॉर्पोरेट करना है अब आपको सारा नहीं आना चाहिए। आप कुछ डेटा पॉइंट्स लिख लीजिए पर टॉपिक, जिसको मैं फॉर्डर बोलता हूं, और उन डेटा पॉइंट्स को याद कीजिए। इट कैन बी 10 to 20 डेटा पॉइंट्स, और उन्हीं डेटा पॉइंट्स को यूज कीजिए। अब इस 20 के अलावा मे बी देयर आर 100 अदर डेटा पॉइंट्स। आपको नहीं आते, इट्स ओके। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि भैया आपने ये 100 क्यों नहीं लिखे। ही इज जस्ट गोइंग टू चेक कि आपने जो 10 to 20 लिखे हैं क्या वो रेलेवेंट है। तो आप 10 to 20 डेटा पॉइंट्स हर फॉर्डर पे नोट कीजिए। उस टॉपिक पे क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या स्कीम्स हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी जैसे फाइनेंस कमीशन कुछ कह रही है नहीं कह रही है। तो इस तरह से आप अपना डेटा पॉइंट फॉर्डर बनाइए सो दैट यू कैन यूज इट इन योर एग्जाम इररिस्पेक्टिव ऑफ के टोटल चाहे 1000 डेटा पॉइंट्स है। मेरा जो डोमेन है, मेरा जो यूनिवर्स है वो ये 10 से 20 डेटा पॉइंट्स का है। बाकी अब हर चैप्टर पे कुछ रिफॉर्म्स, चैलेंजेस क्या हैं, करंटली क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। डेटा फैक्ट्स आपको लिखने हैं।
तो इस तरह से आप कुछ मेजर मेजर चीजें लिख सकते हैं जो आपको आंसर राइटिंग में जरूर हेल्प करेंगी। बाकी 6 पॉइंट इज अबाउट बैड इंटरफेस। एग्जाम में क्या होता है कि यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड यू वुड गेट। घर में तो हम एक पर्टिकुलर कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, वी गेट यूज टू इट और हम उस पे काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट एग्जाम में व्हेन देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ कीबोर्ड, वी आर नॉट एबल टू बिल्ड स्पीड ऑन दैट। तो आप जब घर पे प्रैक्टिस करें, प्लीज प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कीबोर्ड्स। आप 5 6 10 टाइप के कीबोर्ड ले आएं। कीबोर्ड्स आर नॉट दैट कॉस्टली एंड कीप चेंजिंग योर कीबोर्ड एवरी टाइम व्हेन यू आर टाइपिंग योर आंसर, सो दैट यू डोंट गेट यूज टू वन टाइप ऑफ कीबोर्ड। और एग्जाम में जो राइटिंग विंडो होती है जहां पे आंसर लिखना बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो आप प्लीज व्हेन यू टाइप योर आंसर्स एट होम, आप ऐसे पूरी बड़ी स्क्रीन पे मत टाइप कीजिए। दिस इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना बड़ा विंडो नहीं मिलेगा। जब छोटे विंडो में लिखते हैं वर्टिकल स्क्रॉल शुरू हो जाता है, विच कैन बी इरिटेटिंग इफ यू आर नॉट यूज टू इट। तो आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत लोग इसको यूज टू नहीं होते और एग्जाम में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बाकी वैल्यूएशन जरूर करवाइए अपनी आंसर्स की, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। देयर माइट बी सर्टेन मिस्टेक्स यू आर मेकिंग एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। छोटी छोटी मिस्टेक्स जब काफी बार होती हैं, रिपीटेटिवली होती हैं, तो मार्क्स कटेंगे, जबकि उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे आसान तरीका यही है कि डेली लिखें और इवैल्यूएट करवाएं। तो ये लिखना बहुत आसान है, राइट वन आंसर डेली। वन आंसर पर वीक भी लोग नहीं लिख पाते हैं, और एग्जाम के बाद जब प्रैक्टिस नहीं होती है देन दे पैनिक। तो कंसिस्टेंसी इज द ओनली वे यू कैन बिल्ड अप द स्किल। दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी मेमोराइज्ड एंड यू कैन जस्ट गो एंड गेट मार्क्स इन द एग्जाम। आंसर राइटिंग इज लाइक learning to drive a car, learning to swim, which is a skill which takes time to be perfect in that. तो लिखते रहिए, उसी से आपकी चीजें बढ़ेंगी, सीखोगे और सही करोगे। तो ईएसआई का हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करूं तो ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, बस 3 एरियाज पूछे जाते हैं, एसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन। ऐसे में 3 4 एरिया से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, आपको एक लिखना होता है। वो जनरली एरियाज, एक ऐसे टॉपिक इकोनॉमी, फाइनेंस या मैनेजमेंट, मतलब जो आपका सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। एक टेक्नोलॉजी या इंटरनेट, जैसे रोल ऑफ सोशल मीडिया इन कम्युनिकेशन, रोल ऑफ एआई इन बैंकिंग, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, इस पे रहता है। देन सम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स लाइक मून इज राउंड, इस तरह का टॉपिक दिया जा सकता है। देन सोशल इश्यूज, ड्रग अब्यूज, इलिटरेसी एंड ऑल दैट। देन एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स दिए जा सकते हैं। प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी रैंडम, इट कैन बी फ्रॉम एनी टॉपिक्स, यू कैन नॉट बी श्योर ऑन दिस कि वो किस टॉपिक पे आएगी। इट कैन इवन बी ऑन वॉर, साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स, एनीथिंग। इट इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू योर टॉपिक्स ऑफ सिलेबस। ये 2024 के ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसा मैंने बताया, इन एरिया से पूछे जाते हैं। तो जैसे क्लाइमेट चेंज पे आया था विच इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एक मेंटल हेल्थ पे आया था विच इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, ठीक है, एक आया था एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड वेदर एट 20 और 80, एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग। सो दिस इज आई वुड से थॉटफुल और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह के टॉपिक आते हैं, मैंने आपको मैच करके दिखाया है। 2025 में भी अगर आप देखेंगे, वन वाज ऑन रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी, so this is related to environment. Then there was on shifting in advertisement strategies from paper billboards to digital billboards. This is related to technology, internet or social media. How can youngsters help older people in keeping up with times in the education sector? This is more or less related to social issues. तो इन्हीं एरियाज में से आपको टॉपिक्स आएंगे। यू नीड टू कवर से 100-200 टॉपिक्स, और शायद उनमें से एक आपको मिल जाएगा जो आप एग्जाम में कर पाएंगे। Now, how to practice descriptive English for RBI Grade B? The best way is to read editorials in the Hindu and the Live Mint. In newspapers में आप editorials पढ़िए। Editorials पढ़ने के बाद wait for 3 days and after 3 days type that editorial, right? Type it. Don't write it. Type it because exam is online. In your own language, right? Because after 3 days you will remember the keywords and you will write in your own language. एंड इन नोटपैड, डू नॉट राइट इट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वही प्रॉब्लम है, आप कुछ भी स्पेलिंग या ग्रामर गलत लिखेंगे इट विल ऑटो करेक्ट इट। तो नोटपैड में लिखिए, वहां कुछ ऑटो करेक्ट नहीं होगा और आपको सारी गलतियां आपकी दिखेंगी।
And once you type it, you use Grammarly to self evaluate. Grammarly is a website which help you improve your English. तो Grammarly पे जब आप इसको पेस्ट करेंगे, आपको ये सारे एरर्स आपके दिखा देगा, चाहे पंचुएशन रिलेटेड हो, ग्रामर रिलेटेड हो, स्पेलिंग रिलेटेड हो. इसको डेली करने से, जैसे आपने एडिटोरियल अगर मंडे को पढ़ा, 3 दिन वेट कीजिए और फ्राइडे को टाइप कीजिए. ट्यूसडे को एडिटोरियल पढ़ा, सैटरडे को टाइप कीजिए. वेनेसडे को एडिटोरियल पढ़ा, संडे को टाइप कीजिए. तो अगर इस तरह से आप डेली करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, विच इज़ वेरी क्रूशियल. यू विल लर्न टू राइट इन अ बेटर स्ट्रक्चर बिकॉज एडिटोरियल्स आर रिटन in a very good structure. When you read them again and again, when you write them again and again, your structure will improve. और आपका content improve होगा because editorials have lot of data, facts and background things. और अगर आप उन चीज़ों को सीख पाएं तो आप भी अच्छा content जानेंगे, उसको इंग्लिश में लिखेंगे, साथ के साथ इट विल हेल्प यू इन योर ESI एंड FM पेपर ऑल्सो. सो ये चीज़ करने से देयर मल्टीपल बेनिफिट्स इन मल्टीपल पेपर्स, पर हम ये करेंगे नहीं क्योंकि हमें ये बोरिंग लगता है या मुश्किल लगता है. सो दोज हु विल डू इट, आई एम श्योर दैट नो वो काफ़ी आगे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे. तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है RBI ग्रेड बी के लिए ESI और इंग्लिश पे. ठीक है, बाकी अगर आप कुछ कोर्सेज वगैरह सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं. 2025 के लिए कोर्सेज लॉन्च्ड हैं. अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो 2026 के लिए हमारा गोल्ड कोर्स है which is a complete course for phase 1 to an interview. Silver course है which is for phase 2 and interview, and there is a test series. phase 1 and 2 के लिए test series है which has lot of MCQs chapter wise for all the components, and इसमें आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर्स का आपको चाहिए. इनफैक्ट तीनों कोर्सेज में मिलेगा. तो सिल्वर कोर्स में आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा जो फेज 1 में आता है, बट फेज 1 का जो GA सेक्शन है वो आपको सिल्वर कोर्स में मिल जाएगा बिकॉज दैट GA सेक्शन करंट अफेयर्स ओवरलैप विद फेज 2 करंट अफेयर्स, तो वो आपको इसमें भी मिल जाएगा. तो आप यहाँ जाकर और एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज. सो टेक योर लीव. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.